नमस्कार साथियों, मैं विनोद शर्मा आपका एबीवाई के डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम इकोनॉमी पढ़ रहे थे और इससे पहले हमने 4 क्लासें पढ़ चुके थे, जिसमें हमने अर्थशास्त्र का एक परिचय, अर्थव्यवस्था क्या होती है उसके बारे में बात करी। फिर हमने एलपीजी मॉडल पर बात करी, अर्थव्यवस्था के प्रकार हम देख चुके थे और फिर हमने बैंकिंग चैप्टर चालू कर चुके थे। बैंकिंग में हमने देखा बैंक क्या होते हैं, ठीक है, बैंक कितने प्रकार के होते हैं। अब हम बात करने वाले भारत के केंद्रीय बैंक के बारे में। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, भारत का केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, आरबीआई। ठीक है, इसके बारे में हम उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसका इतिहास क्या रहा, ये कब बना, इसमें कितने सदस्य होते हैं, ठीक है, इसके क्या क्या काम है, हम वो सारी बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम ये जानते हैं कि देखो केंद्रीय बैंक क्या होता है। ठीक है, हम जो बैंक देखते हैं, जैसे आपने देखा होगा आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, इलाहाबाद बैंक वगैरह वगैरह, जितने भी बैंक आपने देखे। ठीक है, ये बैंक किसके लिए, आम जन के लिए। क्या इन बैंकों को कोई कंट्रोल करता है या इनके ऊपर कोई और निकाय है? तो इन बैंकों के ऊपर भी एक निकाय है, जिसको क्या बोलते हैं, केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक क्यों बनाया जाता है? केंद्रीय बैंक इसलिए बनाया जाता है कि जो बाकी बैंक है उन पर क्या एक नियामक संस्था के तौर पर कार्य कर सके और क्या उनको उनके पर्यवेक्षण कर सके, उन पर क्या है मॉनिटरिंग कर सके कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लोगों का जो नुकसान तो नहीं कर रहे हैं, लोगों का क्या कल्याण को सुनिश्चित कर रहे हैं। तो उन सब पर निगरानी रखने के लिए और सरकार को बैंकिंग की व्यवस्था दिलाने के लिए, ठीक है भाई, सरकार का कोई भी बैंक ऐसा नहीं होगा कि सरकार का बैंक खाता जो है वो आईसीआईसी में हो या एसबीआई में हो, नहीं। सरकार का जो खाता होता है वो भी क्या है, केंद्रीय बैंक में होता है। और बैंकों का भी एक बैंक होता है जो क्या होता है, केंद्रीय बैंक। तो हर देश में कोई ना कोई एक केंद्रीय बैंक होता है। जैसे हमारे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम क्या आरबीआई बोलते हैं, अमेरिका में फेडरल बैंक है, पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। ऐसे क्या हर एक देश का कोई ना कोई क्या है केंद्रीय बैंक होता है। तो भारत का केंद्रीय बैंक क्या है, तो भारत के केंद्रीय बैंक का नाम है भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, आरबीआई। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो आरबीआई क्या है, भारत का केंद्रीय बैंक है, जो अभी अपन ने बात करी थी। ठीक है, क्या आरबीआई क्या है, भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक जो भारतीय वित्तीय प्रणाली में शीर्ष निकाय, मतलब सबसे ऊपर का जो बैंक है वो कौन है, भारतीय रिजर्व बैंक। ये सारे बैंकों के ऊपर ध्यान रखता है कि कोई उल्टा सीधा काम तो नहीं करे, कोई गड़बड़ी तो नहीं फैला रहे, ढंग से काम कर रहे कि नहीं कर रहे। मतलब बैंकों के ऊपर जो निगरानी रखता है वो कौन रखता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक। ये बैंकिंग क्षेत्र में क्या है, सबसे ऊपर निकाय। इसके ऊपर वित्त मंत्रालय, मतलब ये वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। और सारे बैंकों का कौन पर्यवेक्षण या फिर उनके ऊपर नियंत्रण कौन रखता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, तो भारत का केंद्रीय बैंक क्या हो गया, भारतीय रिजर्व बैंक। ये वित्त मंत्रालय के अधीन है। ये एक नियामक निकाय है। नियामक मतलब ये नियंत्रित करता है, मतलब ये देखता है कि जो नीचे वाले काम है उनको क्या है नियमित तौर पर, नीचे वाले जो सारे बैंक है इसके अधीन जो आते हैं वो नियमित तरीके से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या कोई गड़बड़ी तो नहीं फैला रहे। जैसे हम देख भी रहे हैं कि अभी पिछले कुछ समय से बहुत बहुत बैंकों में बहुत घोटाले हुए, जैसे नीरव मोदी का हो गया, विजय माल्या का हो गया। ठीक है, उन पर नियंत्रण रखने के लिए कोई एक नियामक संस्था है, तो वो कौन है, भारतीय रिजर्व बैंक। इसके क्या क्या कार्य है, जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के नियमन के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करना। मुद्रा आपूर्ति मतलब ये से समझो कि हमारी अर्थव्यवस्था में, यानी कि भारत में, भारत की मुद्रा क्या है, रुपया, नोट। ठीक है, और हम क्या बोलते हैं, सिक्के। नोट और जो सिक्के हैं, ठीक है, सिक्कों का कौन जारी करता है, तो वित्त मंत्रालय करता है। लेकिन भारत में जो नोट जितने भी है, 1 रुपए को छोड़कर, उसको जारी कौन करता है, तो वो आरबीआई करता है। तो उनकी जो आपूर्ति है वो पूरी तरीके से है या नहीं है, मतलब ज्यादा तो नहीं हो रही है, कम तो नहीं हो रही, तो उसकी आपूर्ति को मतलब एक नियमित तौर पर बनाए रखने का भी कार्य किसका है, तो भारतीय रिजर्व बैंक का है। और उसको क्या है, बनाए रख, नियंत्रित करने, जारी करने और क्या है, बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन है, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में एक बार वापस से बात कर लेते हैं। केंद्रीय बैंक है जो कि भारतीय वित्तीय प्रणाली में क्या है, शीर्ष निकाय है। ये वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और भारत में मुद्रा जारी करने, उसको उसकी जो नियमितता है वो बनाए रखने के लिए भी कौन उत्तरदायी है, वो भी भारतीय रिजर्व बैंक ही उत्तरदायी है। अब इसके आगे बात करें तो इसके इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। देखो क्या होता है, आप सबको पता है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से चालू हुआ था, 1918 में हुआ था। उस समय क्या होता है कि तो अब युद्ध में क्या है, युद्ध में बहुत नुकसान होता है, ये सबको पता है। अभी जैसे भारत पाकिस्तान में जो अभी थोड़ा सा तनाव हुआ था, इसमें भी भारत और पाकिस्तान दोनों देशों को बहुत अच्छा खासा अर्थव्यवस्था के, या बोला अपन अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है। तो वो तो विश्व युद्ध था, उस समय बहुत भयंकर तरीके से क्या आर्थिक नुकसान हुआ था। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। हालांकि उस समय हम क्या है, अंग्रेजों के गुलाम थे, लेकिन भारत को भी क्या बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। और हम
इससे पहले जब बैंकों के इतिहास के बारे में बात कर चुके तो हमने देखा था कि इससे पहले भी क्या बैंक की स्थापना हो चुकी थी और बैंक क्या है लोगों के बीच में कार्य कर रहे थे। लेकिन उस टाइम क्या है कि बैंकिंग व्यवस्था भी पूरी तरीके से चरमरा गई, लोगों क्या बैंकों के ऊपर से विश्वास क्या है उठने लगा। और जैसे लोगों का बैंकों के विश्वास उठने लगा तो लोगों ने क्या किया कि उसमें से जो अपना पैसा था वो क्या है निकालना शुरू किया। और उस समय क्या होता कि बैंकों के ऊपर कोई नियामक संस्था नहीं थी, मतलब जो उनको नियमित कर सके या उन पर नियंत्रण स्थापित कर सके। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि बैंक भी क्या पूरी तरीके से धराशायी होने लग गए थे, बैंक बर्बाद होने लग गए थे। तब इस समस्या से निपटने के लिए, चूंकि हम उस समय क्या है ब्रिटेन के अंदर में थे, मतलब अंग्रेजों के गुलाम थे, तो अंग्रेजी जो सरकार थी उसने एक आयोग बनाया जिसका नाम क्या था रॉयल कमीशन, और उसके अध्यक्ष थे हिल्टन यंग। कौन थे? हिल्टन यंग। तो उस रॉयल कमीशन को हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, जो 1926 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1926 में। जब इस बैंक की जब इस कमीशन की जब रिपोर्ट आई है, इस आयोग की जब रिपोर्ट आई, तो इसने क्या भारत के लिए केंद्रीय बैंक बनाने की क्या है सिफारिश करी। ठीक है, तो अपन पहला प्रयास जो भारत के रिजर्व बैंक के तौर पर करते तो वो कब हुआ था? रिजर्व बैंक की स्थापना के तौर पर कब हुआ था? 1926 में। क्यों हुआ था? रॉयल कमीशन ने, रॉयल कमीशन का गठन हुआ। रॉयल कमीशन ने, जिसको अपन दूसरा क्या नाम है हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, इसने अपनी सिफारिश में क्या है रिजर्व एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की। सिफारिश करी। तो सबसे पहले कौन सा आयोग ने भारत में केंद्रीय बैंक बनाने की सिफारिश करी? तो वो था हिल्टन यंग आयोग, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं रॉयल कमीशन। ठीक है, रॉयल कमीशन 1926 में बना, किसके अध्यक्षता में बना? हिल्टन यंग की अध्यक्षता बना। और इसने क्या किया कि इसने केंद्रीय बैंक बनाने की सिफारिश करी कि भाई जो भारत में जो बैंक बर्बाद हो रहे हैं उनको नियंत्रित करने के लिए क्या भारत में एक केंद्रीय बैंक बनाया जाए। पर इसकी सिफारिश पर क्या इतना ध्यान नहीं दिया गया, और फिर क्या बैंकों की स्थिति और धीरे धीरे बिगड़ती गई। तो फिर क्या इसी ब्रिटेन सरकार ने, इसी अंग्रेजी सरकार ने एक आयोग और बनाया, जिसका दूसरा नाम, जो दूसरा आयोग बनाया गया उसका क्या नाम था? बैंकिंग जांच समिति। पहला आयोग रॉयल कमीशन, जिसको क्या हिल्टन यंग आयोग भी कहा जाता है, और दूसरा बैंकिंग जांच समिति। ये कब गठित की गई थी? 1931 में। इसने भी अपनी सिफारिश में क्या है एक केंद्रीय बैंक बनाने की सिफारिश करी। तो जब इन दोनों आयोगों ने, कौन कौन से? रॉयल कमीशन और रॉयल कमीशन, जिसको अपन ने हिल्टन यंग कमीशन भी बोला, और दूसरा कौन सा था? ये बैंकिंग जांच समिति। इन दोनों ने जब सिफारिश करी तो ब्रिटेन सरकार ने एक अधिनियम पारित किया जिसको बोलते आरबीआई एक्ट, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 में पारित किया गया। और उसी के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को। किसके प्रावधान के अनुसार? आरबीआई एक्ट 1934, या बोले आरबीआई अधिनियम 1934 के अधीन 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। लेकिन यहां पर क्या है कि जो अब अपन को भी पता है कि इस समय क्या अंग्रेजी सरकार थी, और अंग्रेजियों की जो सरकार थी वो कोई भी सरकारी खर्चा करती नहीं। तो लेकिन इन्होंने क्या किया कि लोगों को आमंत्रित किया और निजी निवेशकों को बोला कि भाई आप इसमें निवेश करो, जिससे क्या ये पूरा उस टाइम क्या निजी हाथों में था। और उस टाइम इसकी संपत्ति कितनी थी? लगभग, जब ये 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई, कब की गई आरबीआई की स्थापना? 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। लेकिन इस समय यह सरकारी बैंक ना होकर कौन सा बैंक था? एक तरीके से निजी बैंक था। क्यों था निजी बैंक? क्योंकि इन्होंने क्या है
निजी निवेशकों को आमंत्रित किया, सरकारी पैसा इसमें नहीं लगा हुआ था। इसकी उस समय संपत्ति रखी गई थी 5 करोड़ रुपए, और वो 5 करोड़ रुपए किससे, निजी निवेशकों को आमंत्रित किया गया था, और उसमें निजी लोगों ने निवेश किया, यानी कि सरकार ने निवेश नहीं किया। इसलिए इस समय ये बैंक क्या था, निजी बैंक था। और इसी समय जब इसका स्थापना हुई, इसका मुख्यालय कहां पर था, इस समय इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। कहां पर था मुख्यालय, कलकत्ता में। याद रखना 1 अप्रैल 1935 को जब आरबीआई की स्थापना हुई, उस समय इसकी जो पूंजी थी कितनी थी, 5 करोड़ रुपए, ठीक है। इसका मुख्यालय कहां था, कलकत्ता था। 1937 मतलब 1935 में स्थापना हुई, और 1937 में इसका मुख्यालय कहां से, कलकत्ता से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया, जो वर्तमान में अभी तक इसका मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में। याद रखना इसकी स्थापना के टाइम पे इसका मुख्यालय कलकत्ता था, जो 2 साल बाद 1937 में कलकत्ता से मुंबई लाया गया। ये थी आरबीआई की स्थापना के बारे में कि आरबीआई बना कैसे, ठीक है। सबसे पहले 1926 में जब रॉयल कमीशन ने अपनी सिफारिश दी, ठीक है, उसके बाद 1931 में बैंकिंग जांच समिति बनी, उसने भी अपनी सिफारिश में केंद्रीय बैंक बनाने की सिफारिश करी। तो 1934 में आरबीआई अधिनियम 1934 पारित किया गया, और उसी के तहत 1 अप्रैल 1935 को क्या आरबीआई की स्थापना की गई। उस समय उसका मुख्यालय कलकत्ता था, जो 1937 में कहां पर स्थानांतरित किया गया, मुंबई, जो वर्तमान में भी इसका मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में भी ही है, ठीक है। एक और चीज, इस समय अभी अपन ने बात करी, क्या बात करी थी कि ये निजी निवेशकों के हाथों में था, यानी कि क्या है, निजी निवेश था, निजी बैंक था, ठीक है। फिर क्या होता है कि हमारा देश कब आजाद होता है, 1947 में भारत आजाद होता है। और भारत को भी तो केंद्रीय बैंक की जरूरत थी, तो भारतीयों ने अंग्रेजों से बोला कि यार एक काम करो, तुम तो जा ही रहे हो, ठीक है, तुम जाओ, हमको तो तुमको वैसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो वो तुमने एक केंद्रीय बैंक बनाया था ना, वो हमको देते जाओ, ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है रख लो। लेकिन उस समय क्या था कि वो बैंक किसके हाथों में था, निजी लोगों के हाथों में था। क्या वो लोग सरकार को ऐसे ही बैंक दे देंगे, नहीं देंगे। तो सरकार ने क्या किया, उनसे उस बैंक को क्या खरीद लिया, ठीक है। तो याद रखना, जब सरकार किसी निजी चीज को खरीदती है, या निजी कंपनी या निजी बैंक को खरीदती है, तो उस प्रोसेस को या उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, उस प्रक्रिया को बोला जाता है राष्ट्रीयकरण। मतलब अपन ने इससे पहले एक चीज पढ़ी थी, निजीकरण। निजीकरण में क्या होता है, सरकार अपनी संपत्ति बेच रही थी, मतलब सरकार अपनी कोई कंपनी निजी निवेशकों को बेच रही थी, तो उसको अपन ने क्या बोला था, निजीकरण। बस उसका उल्टा ले लो, जब सरकार निजी लोगों से कोई चीज खरीदती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, राष्ट्रीयकरण। तो 1949 में आरबीआई का क्या राष्ट्रीयकरण किया गया, और उसके बाद भारत का जो केंद्रीय बैंक जो अस्तित्व में आया, उसको ही क्या बोला गया, भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया, और तब से लेकर आज तक भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई कार्यरत है। यही अपन ने यहां पर बात करी इतिहास में, ठीक है। 1926 में भारतीय मुद्रा, 1926 में भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन का गठन किया गया, जिसे हिल्टन यंग आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग ने भारत के लिए केंद्रीय बैंक स्थापित करने की सिफारिश दी थी। ये अपन बात कर चुके हैं कि 1926 में इसका गठन हुआ, इसका नाम रॉयल कमीशन या फिर हिल्टन यंग आयोग भी कहते हैं। हिल्टन यंग आयोग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, हिल्टन यंग थे। इन्होंने अपनी सिफारिश में केंद्रीय बैंक स्थापित करने की क्या है, सिफारिश करी थी। इसके बाद क्या है, 1931 आते फिर बैंकिंग जांच समिति का भी गठन होता है, और वो भी अपनी सिफारिश में केंद्र बैंक स्थापित करने की क्या है, सिफारिश देती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, 1934 में केंद्रीय विधानसभा ने सिफारिश को स्वीकार कर लिया, और भारतीय केंद्रीय बैंक अधिनियम 1934 पारित किया, जो बैंक के कामकाज के लिए क्या है, वैधानिक आधार प्रदान करता। 1935 आरबीआई अधिनियम के प्रावधान के अनुसार 1 अप्रैल 1935 कब स्थापना हुई, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना कलकत्ता में हुई। 1937 में आरबीआई का मुख्यालय कलकत्ता से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया, जहां इसका मुख्यालय वर्तमान मुख्यालय में स्थित है। 1949 में इसका क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ये बात अपन कर चुके हैं। आगे बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या क्या है, ठीक है। आरबीआई तो स्थापित किया, ठीक है भाई, अब स्थापित किया तो इसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा। क्यों हमने इतनी बेहताबड़ी करी और क्यों इतनी बेजमारी करी, तो उसके उद्देश्य क्या कहते हैं। देखो, बैंक नोटों को जारी करने को विनियमित करना। भारत में नोट कौन जारी करता है, क्या आईसीआईसीआई बैंक जारी करता है, कि एसबीआई जारी करता है, कि ये इलाहाबाद बैंक जारी करता है, और भी कोई बैंक कोई जारी करता है, जी नहीं। भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसको है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई को। तो कितने नोट जारी हो, क्या बस इच्छा हुई चलो आज हमको 1000 करोड़ छापने तो छाप दिया, या हमको इच्छा हुई कि 10 करोड़ 10,000 करोड़ छाप दे और जो दमादम छापे जा रहे हैं, जी नहीं। इसका भी एक क्राइटेरिया और एक तरीके से उसको नियंत्रण में
जारी किया जाता है, तो उस वो काम किसका है, वो काम भी किसका है, आरबीआई का। ठीक है। मौद्रिक स्थिरता नियंत्रित करने के लिए मुद्रा भंडारण बनाए रखना, मतलब हमारे पास इतना रुपया हो कि हमारे देश में क्या है, मौद्रिक स्थिरता बनी रहे। ऐसा नहीं है कि हमको तो जरूरत है 1000 करोड़ की और पता चला हमारी अर्थव्यवस्था में नोट ही 100 करोड़ के, तो बाकी के 900 करोड़ का क्या। ठीक है। तो पर्याप्त मात्रा में भारतीय अर्थव्यवस्था में वो मुद्रा हो, वो नोट हो, यहाँ पर मुद्रा का मतलब नोट हो, पैसा हो। ठीक है। तो उसको भी नियंत्रित करने के, उसकी आपूर्ति करने की भी जिम्मेदारी किसकी है, तो आरबीआई की है। ठीक है। देश के ऋण और मुद्रा प्रणाली के राष्ट्र को लाभ के लिए संचालित करना। देखो अपन ने जब बैंक चालू किया था, तो बैंक जब पढ़े थे अपन, तो उसमें क्या पढ़े थे अपन, यही पढ़े थे कि बैंक का काम क्या, लोगों से जमाएं स्वीकार करना और लोगों को क्या, ऋण देना। अब बैंकों का बैंक कौन है, आरबीआई। ठीक है। अब मान लो बैंक के पास, जैसे आज मैं, ठीक है, मेरे को एक घर बनाना, मैं गया बैंक के पास, एसबीआई के पास गया, एसबीआई को बोला कि भाई साहब हमको चाहिए पैसा क्योंकि हमको बढ़िया सा घर बनाना। एसबीआई बोले यार अभी तो हमारे पास पैसे नहीं, तो क्या करें। अब बैंक क्या किसी और के पास जाएगा कि भाई साहब तू मेरे को पैसा दे दे, नहीं ना। बैंक क्या करेगा, बैंक का भी ये बैंक है कौन, आरबीआई। तो आरबीआई के पास जाएगा और क्या, आरबीआई को बोलेगा कि यार मेरे को ये भाई साहब आए और मेरे को इनको क्या लोन की जरूरत है, तो हमारे पास पैसे नहीं, तो आप हमको क्या है थोड़ा पैसा दे दो, हम लोन दे देंगे। तो क्या है, इस तरीके से ये क्या है, और सरकार को भी ऋण देता है, तो बैंकों को भी ऋण देता है। तो क्या हमारे देश के ऋण और मुद्रा प्रणाली को राष्ट्र के लाभ के लिए संचालित भी करता है, और क्या विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता भी क्या बनाए रखता है। तो इस उद्देश्य के साथ आरबीआई की स्थापना की गई थी। सबसे पहले क्या, बैंक नोटों को जारी करने को विनियमित करता है, फिर मौद्रिक स्थिरता नियंत्रित करने के लिए मुद्रा भंडारण बनाए रखता है। ठीक है। देश की ऋण और मुद्रा प्रणाली को राष्ट्र के लाभ के लिए संचालित करता है, और क्या है, विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखता है। आगे बात करते हैं। ठीक है। इसके बोर्ड में क्या क्या है, मतलब इसमें कौन कौन लोग कार्य करते, कितने बोर्ड, जो इसका केंद्रीय बोर्ड है उसमें कौन कौन होता है उसके बारे में बात करें। ठीक है। ये इनका मेन काम क्या है, रिजर्व बैंक का जो कामकाज है वो केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा शासित होता है। मतलब जो रिजर्व बैंक है वो किसके द्वारा काम, मतलब कौन उसको कंट्रोल करता है, तो एक निदेशक बोर्ड है, कोई एक व्यक्ति नहीं होता, इसमें एक निदेशक बोर्ड है जो मिलकर इस पूरे कार्य को क्या, रिजर्व बैंक के कार्य को देखरेख करता है। भारत सरकार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड को नियुक्त करती है। इसमें निम्नलिखित और इसकी नियुक्ति कितने 4 वर्ष के लिए होती है। कितने टाइम के लिए होती है, 4 वर्ष के लिए। अब इसमें कौन कौन होते हैं, देखो इसमें टोटल 21 जने होते हैं। कितने जने होते हैं, 21 जने। ठीक है। 4 वर्ष के लिए नियुक्ति होती है। कितने जने होते हैं, 21 जने, और नियुक्ति कौन करता है, तो भारत सरकार नियुक्ति करती है। कौन कौन होता है, देखो इसमें पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, सरकारी निदेशक में पूर्णकालिक सदस्य, एक गवर्नर और अधिकतम 4 उप गवर्नर। कितने, एक गवर्नर और अधिकतम 4 उप गवर्नर। तो ऐसा समझो 1+4, एक गवर्नर 4 उप गवर्नर। ठीक है। फिर सरकार द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों से 10 निदेशक, ये गैर सरकारी सदस्य। ठीक है। कितने, तो 5 और 10 कितने हो गए, 15, और 2 सरकारी अधिकारी, ये वित्त मंत्रालय के होते हैं। ठीक है। 2 सरकारी अधिकारी वित्त मंत्रालय के होते हैं। तो 5 + 10 15 + 2 17, और जो 4 स्थानीय बोर्ड, इसके 4 स्थानीय बोर्ड कहाँ कहाँ पर है, तो ध्यान रखना, पहला दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। जो 4 स्थानीय बोर्ड है उनमें से एक एक सदस्य होता है। तो कितने हो गए, टोटल मिला के हो गए 21, 1 और 5, 5 और 10 15, 15 और 2 17 और 4 21। तो टोटल कितने जने होते हैं इसके निदेशक मंडल में, तो 21 जने होते हैं, जिसमें से एक गवर्नर, 4 उप गवर्नर। ठीक है। फिर बात करते हैं कि गैर सरकारी सदस्य जो होते हैं 10 सदस्य होते हैं जो सरकार द्वारा नामित होते हैं, और 2 जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो वित्त मंत्रालय से होते हैं, और 4 जो क्षेत्रीय इनकी क्षेत्रीय शाखा है उनसे 4 निदेशक जो होते हैं वो इसमें सदस्य होते हैं। ठीक है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर, तो एक कुछ फैक्चुअल डेटा है जो अपन को पूछा जाता है, तो या वो अपन इस पर बात कर लेते हैं। तो इसका आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था, आरबीआई का प्रथम गवर्नर। ठीक है। तो आरबीआई जब 1935 में बना था तो इसका गवर्नर कौन थे, ठीक है, तो इसके गवर्नर एक ऑस्ट्रेलियन व्यक्ति थे जिनका नाम क्या है, ऑसबॉर्न स्मिथ। क्या नाम है, ऑसबॉर्न स्मिथ।
ये तो थे इसके पहले। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रथम भारतीय, प्रथम भारतीय गवर्नर। ठीक है, प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। ये हमारा जो हीरो है ना रितेश देशमुख, उसके दादाजी है, वास्तव में उसके दादाजी है ये। विलासराव देशमुख के पिताजी है सीडी देशमुख, चित्तरंजन दास देशमुख। और स्वतंत्रता के समय भी, सॉरी स्वतंत्रता के समय क्या, सॉरी ये इसके क्या नाम है, राष्ट्र के, देश के राष्ट्रीयकरण के समय, जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ उस समय भी इसके जो राष्ट्रीयकृत आरबीआई के गवर्नर तो भी कौन थे? यही थे, सीडी देशमुख। वर्तमान कौन है? वर्तमान गवर्नर। ये देखो करंट का विषय, ये आपके लिए छोड़ता हूं, बस इतना एक हिंट देता हूं ताकि आपको लगे कि मेरे को भी आता है। एस से इनका नाम शुरू हो रहा है, तो ये आपका होमवर्क है कि आपको देखना है कि वर्तमान आरबीआई के गवर्नर कौन है। ठीक है, ये रही आरबीआई के गवर्नर के बारे में जो पूछा जाता है। और हमारे जो ये वनडे एग्जाम होते हैं जैसे पटवारी हो गए, वीडियो हो गए, इनमें से अगर सवाल आता है तो ये सवाल पूछे जाते रहे। ठीक है, आगे बात करते हैं आरबीआई के बारे में। इसके प्रमुख कार्य क्या क्या है? देखो आरबीआई के मेन काम क्या क्या है। सबसे पहला, मौद्रिक प्राधिकारी की हैसियत से कार्य करता है। क्या है मौद्रिक कार्य? देखो भारत सरकार के अधीन भारत सरकार महंगाई को नियंत्रित दो तरीके से करती है। ठीक है, एक उसमें आरबीआई करता है, एक कौन करता है? भारत सरकार करती है। ठीक है, जो वित्त मंत्रालय होता है वो करती है। कैसे करती है? तो वित्त मंत्रालय बजट के माध्यम से करता है, जिसको अपन राजकोषीय नीति होता है। और जो रिजर्व बैंक है वो किसके माध्यम से करता है? वो मौद्रिक नीति के माध्यम से करता है। तो रिजर्व बैंक है टाइम टाइम पर क्या मौद्रिक नीति बनाता है, उस मौद्रिक नीति के माध्यम से ये सुनिश्चित करता है कि भारत में महंगाई का क्या एक जो टारगेटेड, यानी कि अपन उसको क्या बोलते हैं कि लक्षित जो है मुद्रास्फीति, या जो लक्षित मुद्रास्फीति की दर है या महंगाई की दर है वो क्या है, बनी रहे। तो वो किसके माध्यम से ये उसको मतलब उसको प्राप्त करने का प्रयास करते, तो क्या मौद्रिक नीति तैयार, मौद्रिक नीति के माध्यम से। तो मौद्रिक प्राधिकारी ये क्या करता है? मौद्रिक नीति तैयार करता है हर, ठीक है, उसका कार्यान्वयन करता है, मौद्रिक नीति बनाता है, फिर उसको जारी करता है, उसके क्या उसके हिसाब से कार्य भी करता है। ठीक है, और उसकी निगरानी करता है। इसका उद्देश्य क्या है? विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना। देखो मौद्रिक नीति कब जारी की जाती है? मौद्रिक नीति एक समिति है जिसको मौद्रिक नीति समिति बोलते हैं। ठीक है, वो इस बैंकिंग अधिनियम के तहत बनाई गई है, जिसकी धारा कुछ 34 ZM करके है। ठीक है, उसके तहत क्या होता है कि हर 2 महीने में ये मिलती है और एक मौद्रिक नीति जारी करती है। उस वो ये देखती है कि वास्तव में हमारी अर्थव्यवस्था में भी क्या महंगाई की दर क्या चल रही है। अगर महंगाई की दर ज्यादा चलती है तो ये अपनी दरें घटाते हैं, और महंगाई की दर अगर ज्यादा चल रही है, ठीक है, तो ये क्या करता है कि अपनी दरें बढ़ा देते हैं। और अगर महंगाई कम है तो ये अपनी दरें क्या करता है? घटा देते हैं, जिससे कि अर्थव्यवस्था में तरलता यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था में कितना पैसा वर्तमान में है, तो उस पैसे को या तो अर्थव्यवस्था में डाले या अर्थव्यवस्था से निकाले। ठीक है, उसके हिसाब ये उस हिसाब से तय करते कि अभी हमारे अर्थव्यवस्था में महंगाई की थी या फिर हमारे देश में महंगाई की थी, उसके हिसाब से ये एक नीति बनाता है जिसको क्या बोलते हैं? मौद्रिक नीति। और इसके हिसाब से ये क्या है? अर्थव्यवस्था में पैसा डालता है या फिर उससे निकालता है। ये अपन आगे बात करेंगे कि ये मौद्रिक नीति होती क्या है। ठीक है, इसको बहुत डीप में ये हमारे सिलेबस में एक अलग से पूरा के पूरा चैप्टर ही है। ठीक है, यहाँ पे बस यूं समझ लो कि मौद्रिक नीति है वो बनाता कौन है? तो वो आरबीआई बनाता है। ठीक है, और उसकी निगरानी रखना ताकि क्या हमारे देश में क्या मूल्य स्थिरता बनी रहे। मूल्य स्थिरता बनी रहे मतलब महंगाई जो हमारी लक्षित महंगाई है वो बनी रहे, जिससे कि हमारे अर्थव्यवस्था में क्या आराम से विकास हो सके, देश का विकास हो सके। तो मौद्रिक प्राधिकारी है, मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो आरबीआई बनाता है और उसका संचालन भी करता है। आगे बात करते हैं वित्तीय प्रणाली का विनियामक और पर्यवेक्षक। बैंकिंग परिचालन के लिए विस्तृत मानदंड निर्धारित करता है, जिसके अंतर्गत देश की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली काम करती है। देखो हमारे यहाँ पे बहुत सारे बैंक हैं। ठीक है, आपने भी बहुत सारे बैंक देखे होंगे, हालांकि मैं 2-3 बैंकों के नाम लेता रहता हूँ, लेकिन लगभग भारत में 25-30 तो बैंक है ही हैं। ठीक है, फिर कोऑपरेटिव बैंक अलग ले लो, वो सारे बैंक तो अलग ही है, लेकिन 25-30 तो बड़े बैंक है। अब इन बैंकों के पास इतना पैसा ना कि अपने हिसाब से
जो चाहे नियम बना सकते हैं। क्या ये अगर इनको स्वायत्त छोड़ दिया जाए कि तुम नियम बनाओ, तो क्या ये ढंग से काम करेंगे? या फिर उनके ऊपर कोई संस्था नहीं तो क्या ये ढंग से काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। इसीलिए उनके ऊपर ये बैंकों का बैंक बैठा है, जो अपन ने बात करी कौन, आरबीआई। तो आरबीआई क्या करता है, बैंक किस तरीके से काम करेंगे उनके लिए नियम कौन बनाता है? ये बनाता है। क्यों बनाता है? ताकि आम जन जो है, मतलब जो हमारे देश के आम नागरिक है, उनका शोषण बैंक नहीं कर ले, है ना, या उनके साथ कोई बुरा बैंक नहीं कर ले। तो आम लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए बैंकिंग से संबंधित जो भी नियम है वो कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। क्यों बनाता है? ताकि क्या है, लोगों का विश्वास बैंकिंग में बना रहे। अपन ने देखा था अभी, अपन ने जब इसका इतिहास पढ़ा था, उसमें क्या है कि लोगों का विश्वास ही बैंकिंग व्यवस्था से उठ रहा था, और क्या सब अपने पैसे निकाल रहे तो बैंक धराशायी हो रहे थे। तो उससे क्या है, देश का कहीं ना कहीं विकास भी बाधित होता है। तो लोगों का, जो आम लोग है, उनका बैंकों के अंदर विश्वास बनाए रखने के लिए ये क्या करता है, पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए क्या है, नियम बनाता, ताकि क्या किसी भी आम व्यक्ति का क्या है, किसी भी तरीके का क्या अहित ना हो, या उसका कोई भी बुरा ना हो। तो उसके लिए नियम कौन बनाता है? ये विस्तृत मानदंड निर्धारित करता है और नियम बनाता है। कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। ठीक है। और उसके क्या है, उसके वापस उसकी मॉनिटरिंग भी करता है, उसका नियंत्रण भी करता है, उसका पर्यवेक्षण भी करता है, और ध्यान रखता है कि सारे बैंक जो इसके द्वारा मानदंड बनाए गए हैं उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो ये भी कौन करता है? वित्तीय आरबीआई करता है। अभी देखो, आप टीवी देखते होंगे तो एक ऐड भी आते होंगे जो आपको क्या है, जागरूक बनाते होंगे कि भाई बैंक कभी भी ओटीपी के लिए फोन नहीं करता है, इससे आपके साथ स्कैम हो सकता है। ठीक है। और फिर एक हेडलाइन आती है कि आरबीआई कहता है। आरबीआई क्यों कहता है? आरबीआई इसीलिए तो कहता है कि भाई आपके जो हित है वो आपके साथ, आपके हितों के साथ कोई भी कुठाराघात नहीं हो, या फिर क्या आपके हित कहीं भी क्या है, आपके हितों को कहीं भी क्या है, कहीं दूर तक भी कोई नुकसान नहीं हो। इसीलिए तो आरबीआई इतने सारे ऐड करता है। ठीक है। ऐसे ही ये बैंकों पर भी क्या है, नियंत्रण बनाए रखना, ताकि क्या आम लोग का नुकसान नहीं। अब ये क्यों करता है उद्देश्य? ताकि इस प्रणाली में क्या लोगों का विश्वास बना रखे, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और आम जनता को किफायती बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना। तो इसका भी नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई। ठीक है। तीसरे की बात करता है क्या, विदेशी मुद्रा प्रबंधक। देखो यहां समझना, आज मैं हूं, ठीक है, मैंने एक कंपनी खोली, ठीक है। अब मैंने वो कंपनी खोली और मेरा माल जा रहा है, यूं मान लो आप, अमेरिका जा रहा है। अभी अपन अमेरिका चर्चा में अमेरिका की बात कर, अमेरिका जा रहा है। मैंने यहाँ पे शर्ट बनाए, मैंने शर्ट भेजा अमेरिका। क्या अमेरिका वाला मुझे रुपए में पैसा देगा या डॉलर में देगा? सीधी सी बात है, डॉलर में देगा। अब उसने मुझे डॉलर में पैसा दिया, क्या मैं भारत में डॉलर चला पाऊंगा? क्या मैं डॉलर से भारत में चाय पी पाऊंगा? नहीं पी पाऊंगा। मेरे को क्या चाहिए? रुपया। अब ये रुपया मेरे को देगा कौन? जाहिर सी बात है, बैंक देगा। क्या बैंक के पास वो रुपया कहाँ से आएगा? तो बैंक क्या करेगा, वो डॉलर कहाँ देता है? आरबीआई में देता है। ठीक है। और आरबीआई उसके बदले में क्या है? नोट देता है। मतलब जो मुद्रा है, ठीक है, मुद्रा का जो विदेशी मुद्रा और देशी मुद्रा मतलब भारत की मुद्रा, इसमें जो एक्सचेंज होता है वो भी क्या करता है? उसका भी निगरानी कौन करता है? आरबीआई करता है। ठीक है। इसका एक अधिनियम है जो 1999 विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 का प्रबंध करता है। मतलब समझो, ये एक कंपनी है, ठीक है, भारत की कंपनी, भारत की कंपनी, अमेरिका। अब इसने निर्यात किया, क्या किया? निर्यात किया। ठीक है। अब इसको जो पैसा मिलेगा वो किस में मिला? डॉलर। यहां पर है आरबीआई। ये क्या करेगा? ये डॉलर लेके इसके पास जाएगा, आरबीआई के पास में, और जितने मूल्य की ये डॉलर है उतने मूल्य में क्या है, इसको ये रुपए दे देगा। सिंपल सी बात है। ठीक है। ठीक वैसे ही अब भारत को कोई सामान मंगाना है, तो अब क्या वो रुपए में पैसे लेगा? नहीं लेगा। वो किस में चाहिए उसको? डॉलर में। अब डॉलर में पेमेंट करने के लिए क्या, हमने रुपया उसको दिया, आरबीआई ने हमको डॉलर दे दिया, और हमने डॉलर का भुगतान वहां कर दिया। तो जो विदेशी मुद्रा जितने भी भारत में आती है उसका रिजर्व, उसका स्टॉक भी कौन करता है? आरबीआई रखता है। और उसका जो पूरा प्रबंधन भी है वो कौन करता है? आरबीआई ही करता है। तो विदेशी मुद्रा का जो प्रबंधन है वो भी भारत में किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा किया जाता है। मुद्रा जारी करता मतलब
हमारे देश में जितने भी नोट है 1 रुपए के नोट को छोड़ के जितने भी नोट है वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई के द्वारा ही जारी किए जाते हैं। मतलब कि जैसे अगर आपने देखा होगा नोट, ठीक है, अगर मान लो 500 रुपए का नोट देखा हो, 200 रुपए का नोट देखा हो, 100 रुपए का नोट देखा हो, उसमें नीचे आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। ठीक है, जैसे मैं बताऊं आपको, ये देखो, ये जैसे 500 का नोट है, यहाँ पे क्या है, ये गवर्नर के साइन है। तो ये किसके गवर्नर के साइन है? ये आरबीआई गवर्नर के साइन है। किसके साइन है? आरबीआई गवर्नर के। इसमें ये यार है, ठीक है, इसमें यार है और इसमें यार है, ये स्पेसिमैन है, मतलब यार रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये 1 रुपए का नोट है इसमें साइन किसके होते हैं? यहाँ पे वित्त मंत्रालय के सचिव के साइन होते हैं। तो 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी जितने भी नोट है उनको कौन जारी करता है? तो वो आरबीआई जारी करता है। ठीक है, अब आरबीआई कैसे जारी करता है? तो ध्यान रखना, एक व्यवस्था हमने अपनाई थी जिसको बोलते हैं न्यूनतम कोष प्रणाली। न्यूनतम कोष प्रणाली, आरबीआई ने मुद्रा जारी करने के लिए ये सिस्टम अपना रखा है। इसको न्यूनतम आरक्षित कोष प्रणाली भी कहते हैं और न्यूनतम कोष प्रणाली भी कहते हैं। इसके में क्या होता है कि आरबीआई को नोट जारी करते वक्त इसके पास 200 करोड़ का, कितने का? 200 करोड़ का, 200 करोड़ रुपए मूल्य का कोष होना चाहिए। कितने का? मिनिमम 200 करोड़, मतलब न्यूनतम 200 करोड़ का कोष होना चाहिए। ठीक है, अब ये 200 करोड़ रुपए नहीं होंगे। ठीक है, इसमें क्या है, इन 200 करोड़ में 115 करोड़ का तो क्या होगा? सोना, जिसको अपन बोलते हैं स्वर्ण भी समझ लो, है ना, सोना स्वर्ण। और बाकी के जो 85 करोड़ है उसका क्या है? विदेशी मुद्रा। ठीक है, तो आरबीआई नोट जारी करने, मुद्रा जारी करने के लिए किसी भी समय उसके पास न्यूनतम 200 करोड़ रुपए मूल्य का क्या है, इसके पास कोष होना चाहिए, जिसमें से 115 करोड़ रुपए किसके होंगे? 115 करोड़ रुपए का तो सोना होगा और बाकी 85 करोड़ की विदेशी मुद्रा होनी अनिवार्य है। ये न्यूनतम है। अधिकतम आरबीआई के ऊपर डिपेंड है, उसके व्यय के ऊपर डिपेंड है, वो कितना भी रखे, लेकिन न्यूनतम इतना तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो मुद्रा जारी कौन करता है हमारे देश में? तो वो करता है आरबीआई। 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी जो भी है वो कौन है? आरबीआई करता है। ठीक है, नोटों को जारी करना, विनियमन करना, नष्ट करना। जैसे मान लो कोई नोट गल गया या वो ऐसे खराब हो गया, जैसे अभी नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी में आपने क्या, पुराने सारे नोट क्या है, बैंकों में जमा करा, क्या बैंकों ने वो अपने पास रखे? नहीं, वो बैंकों ने वापस क्या, आरबीआई में जमा कराए। आरबीआई उनको नष्ट करने के काम भी कौन करेगा? तो वो आरबीआई ही करेगा। ठीक है, और भारत सरकार द्वारा डाले गए, ये ध्यान रखना, सिक्के जितने भी होते हैं वो आरबीआई जारी नहीं करता। वो कौन जारी करता? वो भारत सरकार जारी करती है। और वो जारी करके उनको जब प्रचलन करता है, यानी कि उनको सर्कुलेशन में जो अर्थव्यवस्था में चलाता है, वो कौन करता है? वो आरबीआई करता है। उद्देश्य क्या है? आम जनता को अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोट और सिक्कों की क्या है, पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराना। देखो भारत में कहां कहां पर नोट छपते हैं, ठीक है, नोट छपते और कहां कहां पर टकसाल है सिक्कों की, एक बार अपन वो और देख लेते हैं। ठीक है, अब जहां जहां पर ये वाले जो सिंबल है ना, ये समझ लेना, यहाँ पे तो क्या है, प्रिंटिंग प्रेस है, और जो ये सिक्के हैं, ठीक है, ये क्या है, टकसाल है। टकसाल में सिक्के डाले जाते हैं और प्रिंटिंग प्रेस में क्या है, नोटों की छपाई की जाती है। ठीक है, तो ये कहां पे हो गया, देवास, नासिक, और देवास नासिक के बाद मैसूर और सालबोनी वेस्ट बंगाल। ये 4 जगह हैं जहां पर क्या है, भारत में नोटों की छपाई की जाती है। कौन कौन सी जगह पे? तो याद रखना, देवास एमपी में, नासिक महाराष्ट्र, मैसूर, ठीक है, और कलकत्ता में, ओ सॉरी सालबनी पश्चिम बंगाल में। और इधर बात करें अगर सिक्का कहाँ के, टकसाल कहाँ का हो रहा है, तो मुंबई, हैदराबाद, नोएडा और कलकत्ता में। ठीक है, आगे बात करते हैं। और क्या है, विकासात्मक भूमिका। विकासात्मक भूमिका, राष्ट्र उद्देश्यों की सहायता के लिए व्यापक स्तर पर प्रोत्साहनक कार्य करते। देखो आरबीआई समय समय पर क्या, सरकार को अगर पैसों की जरूरत होती है, सरकार को भी पैसे उपलब्ध कराता है, उनको ऋण देता है ताकि क्या है, वो अर्थव्यवस्था में विकास कर सके। ठीक है, आज मान लो सरकार को कोई रोड बनानी है और सरकार वो अपने स्तर पर बनाती है, किसी निजी निवेशक को नहीं देती है, निजी कंपनी को ठेके में नहीं देती, सरकार वो पैसा कहाँ से लाएगी? सरकार आरबीआई के पास जाएगी और बोलेगी कि भाई हमको सड़क बनानी है, हमको पैसे दो। ये क्या है, उसको ऋण देगा और सरकार क्या उससे सड़क बना लेगी। तो अल्टीमेटली क्या, देश में विकास हो उस सड़क से, या फिर सरकार को कोई एयरपोर्ट बनाना है, या फिर कोई
ट्रेन चलानी है तो उसके लिए क्या है, ऋण वो आरबीआई के पास से ले सकती है। या ये ऐसी नीतियां बनाता है जिससे क्या है, जिस क्षेत्र में हमको विकास करना उसमें क्या है, उन नीतियों से क्या है, कम दरों पे लोन मिले तो लोग क्या है, कम दरों पे लोन मिलेगा तो लोग लोन ज्यादा लेंगे और क्या है, उस क्षेत्र में विकास होगा। तो विभिन्न नीतियों के माध्यम से और ऋणों के माध्यम से भी क्या है, ये अर्थव्यवस्था में या उस देश में विकास के लिए क्या है, नीतियां बनाते हैं। तो भारत में विकास के लिए भी क्या है, अलग अलग नीतियां कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है, जिससे क्या लोगों को आसानी से ऋण मिल सके और विकास के जो नए व्यापक विकास के नए नए काम किए जा सकते हैं। ठीक है, फिर संबंधित कार्य और क्या क्या काम करता है सरकार का बैंकर, अपन ने पहले ही बात करी थी। केंद्र और राज्य सरकारों, देखो केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के बैंक के तौर पर कौन काम करता है, आरबीआई करता है। इसमें यूं नहीं है कि जैसे आप यूं देखो कि हम स्टेट बैंक है, ठीक है, कि स्टेट बैंक राजस्थान सरकार का बैंक कौन सा, स्टेट बैंक, जी नहीं, राजस्थान सरकार के लिए जो बैंकिंग सेवाएं जो भी देगा वो कौन देगा, आरबीआई देगा। ऐसे ही भारत सरकार के लिए भी कौन देगा, आरबीआई देगा। तो जितने भी सरकारें हैं, चाहे वो केंद्रीय और राज्य सरकार, उन सब के लिए बैंकिंग सेवाएं कौन प्रदान करता है, तो आरबीआई करता है। और बैंकों का बैंक, ठीक है, बैंकों का बैंक भी कौन है, वो भी आरबीआई ही करता है। मतलब जैसे आज जो सेवा अपन को जो ये बैंक दे रहे हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, जितने भी बैंक के जो सेवा एक आम लोगों को दे रहे हैं, उनको बैंकिंग सेवाएं कौन देता है, तो उनको बैंकिंग सेवाएं देने का कार्य कौन करता है, आरबीआई करता है। सरकारों को भी बैंकिंग सेवाएं देने का काम आरबीआई करता है और बैंकों को भी बैंकिंग सेवाएं देने का काम कौन करता है, तो वो आरबीआई ही करता है। ये आरबीआई के मेजर फंक्शन थे। आज का जो हमारा टॉपिक था वो आरबीआई के बारे में था। आरबीआई कब बना, कैसे बना, किन की सिफारिशों बना, इसके क्या क्या कार्य थे, ये मोटे तौर पर हमने देखे। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। अगले वाले टॉपिक में हम इससे आगे पे बात करेंगे। आपके जितने भी दोस्त हैं हमसे जुड़ा, उनको हमसे जुड़ा और हमारे इस वीडियो को उनके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए, ताकि क्या उनकी भी उनकी मंजिल तक पहुंचाने में हम उनकी सहायता कर सके। धन्यवाद।